बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, मैं प्रोफेसर अमार अवान, आपका नया टेस्ट सेशन फर्स्ट ईयर का नया टेस्ट सेशन के अंदर इसका कोड है जी RT1109। पहला टेस्ट चैप्टर नंबर 1 चैप्टर नंबर 2 का फ़िज़िक्स का। तो बच्चों, इसमें पहला जो क्वेश्चन है वो है MCQs। पहला MCQs, द डायमेंशन ऑफ वेट आर वेट की डायमेंशंस। बच्चों, वेट की डायमेंशन होती है फोर्स वाली डायमेंशन, बिकॉज वेट इज़ अ फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग ऑन अ बॉडी। तो बच्चों, इसका सी ऑप्शन फोर्स के हिसाब से अगर देखें तो इसका सी ऑप्शन बनता है MLT-2। सी ऑप्शन है फर्स्ट का। वर्क इज मेजर्ड इन जाउल, वाई एनर्जी इज एक्सप्रेस्ड इन जाउल। वर्क और एनर्जी दोनों का सेम यूनिट है, तो इसका यूनिट भी जाउल। इसके लिए ऑप्शन है जी डी। सेकेंड MCQ का डी ऑप्शन। पहला वॉट लिखा है वो पावर का है, न्यूटन सेकेंड मोमेंटम का है, जाउल सेकेंड इसको आप वैसे ही इग्नोर कर दें तो डी सिर्फ जाउल बचता है, वो यूनिट है जी वर्क का, और एनर्जी का भी सेम यही यूनिट होता है। When round off up to 3 significant figure the value of 6.835, which 6.835 को आप कैसे लिख सकते हैं? तो 6.835 में 5 से पहले 3 है, एक ऑड नंबर है तो इंक्रीज होगा, तो इसका ऑप्शन बनता है जी सी ऑप्शन 6.84। क्वेश्चन नंबर 4, the percentage uncertainty in the measurement of the mass and the velocities are 2% and 3%. The maximum uncertainty in the measurement of kinetic energy is। तो बच्चों, kinetic energy का फॉर्मूला है kinetic energy is equal to 1/2 mv square। तो बच्चों, mass की परसेंटेज है 2%, velocity की परसेंटेज है 3%, और दो मरतबा है तो दो मरतबा हम लिख देंगे 3%। तीनों को आपस में ऐड कर दें तो बच्चों तीनों को ऊपर वेलोसिटी का स्केयर है तो इन दोनों को ऐड करें तो ये आपके पास आंसर बनता है इसका 3 + 3 6 और 6 + 2 8। तो इसका आंसर बनता है जी 8%। इसका ऑप्शन बनता है जी बी ऑप्शन 8%। नेक्स्ट बच्चों, द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस 3 न्यूटन एंड द 4 न्यूटन एक्टिंग पैरेलल टू ईच अदर। तो बच्चों, इसका आपने आंसर बताना है जी कितना है जी, दोनों को ऐड करना है। क्योंकि दोनों फोर्सेस आपस में पैरेलल हैं तो पहले आप ड्रॉ करेंगे 3 न्यूटन, उसके साथ आगे आप ड्रॉ कर देंगे 4 न्यूटन। तो दोनों को जब आप ऐड करेंगे हेड टू टेल रूल की मदद से तो यहाँ से लेकर ये वापस सारे का सारा दैट विल बी इक्वल टू 7 न्यूटन। तो MCQ नंबर 5 का ऑप्शन बनता है ए ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर MCQ नंबर 6, the resultant of 120 Newton and the 20 Newton forces cannot be 141 Newton। देखिए ना, 120 और 20 को ऐड करें, मैक्सिमम आंसर हो सकता है 140, और दोनों को सब्ट्रैक्ट करें तो मिनिमम आंसर हो सकता है 100। तो मतलब आपके आंसर की रेंज है 100 से लेकर 140। तो ऑप्शन नंबर ए 141 वो रेंज से बाहर है, तो इसका ऑप्शन है ए 7। इफ a is equal to 2i plus j plus 2k देन a मॉड, वो ब्रैकेट नहीं है बच्चों, यहां पर ये a मॉड है, तो आपने a मॉड फाइंड करके बताना है 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर और ऊपर स्क्वायर रूट 2 4 5 4 9, और 9 का जब आप स्क्वायर रूट सॉल्व करेंगे दैट विल बी इक्वल टू 3। तो इसका ऑप्शन बनता है 7 वाले का बी ऑप्शन है। लास्ट MCQs, टॉर्क हैज अ मैक्सिमम वैल्यू इफ एंगल बिटवीन R एंड F इज 90 डिग्री। क्योंकि उसका फॉर्मूला है RF साइन ऑफ एंगल थीटा, तो साइन 90 मैक्सिमम आंसर होगा, तो इसी तरह टॉर्क का आंसर भी वहां पर मैक्सिमम होगा, तो इसका बच्चों आंसर बनता है जी इट इज डी। नेक्स्ट, राइट शॉर्ट आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पहला, name several repetitive phenomenon occurring in the nature which could serve as a reasonable time standard। तो जो reasonable time standard के अंदर पहला the movement of the sun the movement of the earth around the sun, ये अर्थ की ऑर्बिटल मोशन है। the movement of the earth about its own axis, जहां पर दिन बदलते हैं 1 डे। इसी तरह रेडियो एक्टिविटी का फिनोमेनन है कि जब एलिमेंट्स डिके करते हैं तो उनकी मदद से भी हम टाइम नोट कर सकते हैं। द मूवमेंट ऑफ द मून अराउंड द अर्थ, तो मून की वजह से भी आप टाइम को उसको भी स्टैंडर्ड के तौर पर कंसिडर कर सकते हैं, बिकॉज इट टेक्स 29.3 डेज टू कंप्लीट इट 1 रेवोल्यूशन अराउंड द अर्थ। ये मून के लिए टाइम है, जबकि अर्थ अपनी एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करती है अराउंड द सन, वो तकरीबन कंप्लीट करती है, इट टेक्स ऑलमोस्ट 365 डेज 6 आवर्स। अब वो जो 6 आवर्स का कॉन्सेप्ट है ना, वो यूं है कि 4 साल के बाद वो 6-6 घंटे आपस में ऐड होके एक दिन एक्स्ट्रा हो जाता है, 24 घंटे हो जाते हैं ना, तो इसी वजह से लीप ईयर के अंदर 29 डेज का फरवरी होता है। नेक्स्ट, व्हाई डू वी फाइंड इट यूजफुल टू हैव 2 यूनिट्स फॉर द अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस एंड द किलोग्राम एंड द मोल। हम चीजों को मेजर करने के लिए 2 यूनिट्स यूज करते हैं, किलोग्राम भी
और दूसरी तरफ मोल भी। अब बच्चों किलोग्राम क्या है, जब बड़े ऑब्जेक्ट्स की बात होती है तब आप कहते हैं जी आप उसको किलोग्राम में मेजर करते हैं, मतलब आप वेइंग की जब बात करते हैं तो इट इज कॉल्ड किलोग्राम। लेकिन जब आप मेजरमेंट करते हैं अमाउंट की, तो तब हम अमाउंट मेजर करते वक्त हम यूज करते हैं यूनिट मोल। तो नंबर ऑफ मोल्स के अंदर यूं है कि अगर दो अलग अलग चीजें हैं, दोनों का एक एक मोल है, तो दोनों में एक जितने एलिमेंट्स होंगे, एक जितने उसके अंदर पार्टिकल्स होंगे, दैट विल बी इक्वल टू 6.02 × 10⁻23 एवोगाड्रोस नंबर। लेकिन अगर दो सब्सटेंसेस का वेट, दोनों का मास 1 kg है, तो वो दोनों के लिए एक जितने मॉलिक्यूल्स नहीं होंगे, सिर्फ उनके अंदर जो अमाउंट ऑफ मैटर होगी वो सेम होगी। Number 3, does a dimensional analysis give any information on a constant of proportionality that may appear in an algebraic expression? Explain. नो, डायमेंशनल एनालिसिस सिर्फ और सिर्फ यूनिट्स का आपस में कंपैरिजन है, तो वो किसी भी एक्सप्रेशन के अंदर आने वाला कोई कांस्टेंट उसको किसी सूरत भी एक्सप्लेन नहीं करता। The wavelength lambda of the wave depends upon the velocity एंड द फ्रीक्वेंसी, मतलब वेवलेंथ दो चीजों पे डिपेंड करता है, वेवलेंथ डिपेंड्स अपॉन वेलोसिटी एंड फ्रीक्वेंसी। इन दोनों के साथ इसका रिलेशन है, और दोनों के साथ कौन सा रिलेशन है, डायरेक्ट इनवर्स वी डोंट नो, वो आगे कुछ ना कुछ मेंशन करेंगे। एंड द फ्रीक्वेंसी एफ, नोइंग दैट लैम्डा इज इक्वल टू एल, मतलब लैम्डा की डायमेंशन आपको गिवन है एल। उसके बाद नेक्स्ट आपको जो गिवन है वेलोसिटी की एल टी -1, फ्रीक्वेंसी के लिए टी -1। डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। F इज इक्वल टू वी लैम्डा, क्या ये करेक्ट है? तो बच्चों F के लिए डायमेंशन है t⁻⁻1, वेलोसिटी की डायमेंशन होती है lt-1, और लैम्डा के लिए डायमेंशन है कैपिटल L। और अगर आप इनको सॉल्व करें तो राइट साइड पर आपका आंसर हो जाता है L²t-1। तो ये तो किसी सूरत ठीक नहीं है, ये वाला फॉर्मूला तो किसी सूरत ठीक नहीं है। दूसरा फॉर्मूला है F इज इक्वल टू वी ओवर लैम्डा, F इज इक्वल टू वी ओवर लैम्डा। F के लिए t⁻⁻1, जबकि वेलोसिटी के लिए lt-1 और लैम्डा के लिए लेंथ L। तो बच्चों इन दोनों को कैंसिल कर दें तो दोनों साइड राइट और लेफ्ट साइड दोनों साइडों पर t⁻⁻1 t⁻⁻1, तो F इज इक्वल टू वी ओवर लैम्डा, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज अ लाइट ईयर। लाइट जितना डिस्टेंस ट्रैवल करती है एक साल के अंदर, द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द लाइट इन 1 ईयर दैट इज कॉल्ड 1 लाइट ईयर। और बच्चों ये लाइट ईयर असल में लेंथ का यूनिट है, इसका यूनिट मीटर में मतलब ये आंसर आता है। तो एक साल के अंदर लाइट कितना डिस्टेंस ट्रैवल करती है, दैट इज इक्वल टू S इज इक्वल टू V मल्टीप्लाई बाय T। S यहाँ पर S डिस्टेंस है, V की वेलोसिटी, एंड वेलोसिटी ऑफ द लाइट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और टाइम 1 ईयर है, तो 365 मल्टीप्लाई बाय 365 डेज, हर एक दिन के अंदर 24 आवर्स, हर एक घंटे एक के अंदर 60 मिनट्स घंटे के अंदर, और एक मिनट के आगे 60 सेकंड्स। इन सब को मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास जो आंसर आता है दैट विल बी इक्वल टू 1 लाइट ईयर, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द लाइट इन 1 ईयर, और यूनिट उसके लिए होगा मीटर। व्हाट इज स्टेरेडियन। सॉलिड एंगल होता है जब आपके पास कोई 3 डायमेंशनल राउंड ऑब्जेक्ट हो, तो आप जब उसके अंदर एंगल सब्सटेंड करते हैं तो वो एंगल जो बनता है दैट एंगल इज कॉल्ड स्टेरेडियन। ये दोनों उसके आर्क और उसका रेडियस जब आपस में इक्वल हो तब यहाँ पर जो एंगल बनेगा सॉलिड एंगल, 3 डायमेंशनल एंगल जस्ट लाइक अ कोन, दैट इज कॉल्ड स्टेरेडियन। नेक्स्ट, व्हाट इज मेंट बाय रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम और द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। वो जो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम यूं है कि आप दो लाइंस ड्रॉ करते हैं, दोनों एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर, एक लाइन सर्व करती है एज ए एक्स एक्सिस, दूसरी सर्व करती है एज ए वाई एक्सिस, और दोनों लाइंस जहां पर कट करती हैं दैट पॉइंट इज कॉल्ड ओरिजिन। और राइट साइड पर पॉजिटिव एक्स एक्सिस, लेफ्ट साइड पर नेगेटिव एक्स एक्सिस, अब जो ऊपर वाली साइड है वहां पर पॉजिटिव वाई एक्सिस, और जो बॉटम साइड है वहां पर नेगेटिव वाई एक्सिस, और इसके अंदर आप डिफरेंट पॉइंट्स को प्लेस करते हैं और इसको स्टैंडर्ड के तौर पर यूज करते हैं आप जब आपने किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करना हो। स्टेट सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम ये स्टेट करती है सम ऑफ ऑल द टॉर्क्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी शुड बी 0, कि मतलब जब भी कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में होगा तो उसमें रोटेशनल इफेक्ट नहीं होगा, बिकॉज टॉर्क क्या चीज है, टॉर्क रोटेशनल इफेक्ट का ही नाम है। अंडर व्हाट कंडीशन द रिजल्टेंट ऑफ 2 वेक्टर्स इज मैक्सिमम। रिजल्टेंट की जब भी बात हो तो बच्चों याद रखिएगा आपने एडिशन करनी है, और 2 वेक्टर्स की एडिशन हमेशा तभी एक मैक्सिमम आंसर रहती है जब दोनों आपस में पैरेलल हो, मतलब वो तमाम तर वेक्टर्स जिनको आप ऐड कर रहे हैं अगर वो आपस में पैरेलल हैं तो आपके पास
मैक्सिमम आंसर आएगा। अगर आप इसी पेपर में देखें तो एमसीक्यूज नंबर 5 में आपने पढ़ा था द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस 3 न्यूटन एंड द 4 न्यूटन पैरेलल टू ईच अदर, तो मैक्सिमम आंसर 7 है वहां पर। बाकी ऑप्शंस अगर आप देखें तो वो 1, 6, 4 हैं। तो इसलिए याद रखिएगा जब वेक्टर्स पैरेलल हो तो उनका आंसर रिजल्टेंट का मैक्सिमम होता है। व्हाट इज द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए इज इक्वल टू 2i माइनस जे प्लस 2k। आपने यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। असल में यूनिट वेक्टर a cap will be equal to a vector over a mod a cap is equal to vector a। तो बच्चों वेक्टर a को आप सेम एज इट इज ही लिख देंगे 2i माइनस j प्लस 2k डिवाइडेड बाय a mod। अगर आप इसका a mod निकालें तो बच्चों वो आपके पास आता है 3। a mod निकालने के लिए 2 स्क्वायर 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 9, और 9 को आप जब स्क्वायर रूट लेंगे दैट विल बी इक्वल टू 3। तो आपका आंसर है a cap is equal a unit vector is equal to 2i minus 2j plus 2k divided by 3. Suppose the side of a closed polygon represent vector arranged head to tail rule. What is the sum of the vectors? तो आपने वेक्टर्स को ऐड किया और एक क्लोज फिगर बन जाती है, क्लोज पॉलीगॉन बन रही है। तो सम कितना होगा जी टोटल हेड टू टेल रूल से? दैट विल बी 0, क्योंकि जहां पर पहले की टेल होगी वहां पर लास्ट का हेड आ चुका होगा। अगर आप कोई क्लोज पॉलीगॉन बनाए तो ये फर्स्ट वेक्टर, सेकंड वेक्टर और ये थर्ड वेक्टर, क्लोज फिगर, फर्स्ट वेक्टर की टेल, लास्ट वेक्टर का हेड, दोनों एक ही पॉइंट पर हैं। तो यहां पर जो रिजल्टेंट होगा दैट विल बी इक्वल टू नल वेक्टर। कैन अ वेक्टर हैव अ कंपोनेंट ग्रेटर देन वेक्टर्स मैग्नीट्यूड? नो, वेक्टर का कंपोनेंट कभी भी वेक्टर से बड़ा नहीं हो सकता। किसी चीज के आप टुकड़े करें तो वो टुकड़ा कभी भी असल चीज से बड़ा नहीं हो सकता। सेम इसी तरह वेक्टर के कंपोनेंट्स वेक्टर से बड़े नहीं हो सकते। हाँ, इसमें एक चीज ध्यान में रखिएगा, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। हाँ, अगर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट से हटकर बात करें तो फिर बड़ा हो सकता है, लेकिन आपने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के हिसाब से बात करनी है। नो, इट कैन नॉट हैपन। क्वेश्चन नंबर 3, डिफाइन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। वेक्टर्स के वो कंपोनेंट्स जो आपस में एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर हों उन्हें हम कहते हैं जी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करते हैं, एक्स कंपोनेंट एंड वाई कंपोनेंट। हाउ आर दे डिटरमाइंड? तो बच्चों उनके लिए आप लोगों की बुक पे टॉपिक है, सेकंड टॉपिक जो है ना चैप्टर का, उसी की मदद से आप इसको करते हैं। यूं है कुछ कि ये सपोज आपके पास एक वेक्टर है ए, इस वेक्टर ए को आप ड्रॉ करें कार्टेशियन प्लेन के अंदर, तो कार्टेशियन प्लेन के अंदर आप इसको कुछ यूं ड्रॉ कर सकते हैं। अब ये वेक्टर ए एक्स एक्सिस पर भी कुछ डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, कुछ डिस्टेंस ये वाई एक्सिस पर भी ट्रैवल कर रहा है। तो यहां से इस पॉइंट से लेकर यहां तक ये एक्स एक्सिस का डिस्टेंस है, और यहां से ये ऊपर ये सारे का सारा कौन सा डिस्टेंस है? वाई एक्सिस का। तो ये ए वाई और ये ए का कौन सा कंपोनेंट है? एक्स कंपोनेंट। हमने ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि हम हेड टू टेल रूल से भी ये बात कह सकते हैं कि ए एक्स प्लस ए वाई, अगर इन दो वेक्टर्स को हम ऐड करें तो हम एक नया वेक्टर ए बना लेते हैं। हेड टू टेल रूल उसी तरह ना, फर्स्ट वेक्टर की टेल, फर्स्ट का हेड, फर्स्ट की हेड के ऊपर दूसरे वेक्टर की टेल, और पहले की टेल को लास्ट के हेड से आपने ज्वाइन कर दिया, तो आपने हेड टू टेल रूल की मदद से इन वेक्टर्स को आपस में ऐड कर रखा। अब अगर हम वैल्यूज फाइंड करें ए एक्स की और ए वाई की, तो वो किस तरह? यहां पर बच्चों ये जो एंगल है, इस एंगल को हम कह देते हैं एंगल थीटा, मतलब ये इस वेक्टर ए की डायरेक्शन है। अगर आपने यहां से निकालनी हो ए एक्स की वैल्यू तो आप यूज कर लें कॉस ऑफ एंगल थीटा। कॉस थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर सॉरी कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो बेस की वैल्यू है ए एक्स, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है a, तो यहां से अगर ए एक्स को हम लिखें तो इट विल बी इक्वल टू a कॉस ऑफ एंगल थीटा। सेम इसी तरह अगर हमने y कंपोनेंट निकालना हो, हम उसके लिए प्रॉपर्टी यूज करते हैं साइन ऑफ एंगल थीटा। साइन ऑफ एंगल थीटा के लिए आप यूज करेंगे तो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज ए वाई ओवर a, और यहां से अगर आप लिखें तो ए वाई इज इक्वल टू a साइन ऑफ एंगल थीटा। तो ये ए का y कंपोनेंट। नेक्स्ट उसमें क्वेश्चन का दूसरा हिस्सा है, How will you find the vector's magnitude and the direction with the help of rectangular components? मतलब अभी तो हम क्या कह रहे थे, हम a और थीटा की मदद से हमने पहले ax और ay को फाइंड किया। अब हमने इसका रिवर्स करना है कि ax और ay गिवन है, हमने a फाइंड करना है। तो अगर रिवर्स चले तो a फाइंड करने के लिए आप यूज कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम दैट स्टेट्स हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ये पाइथागोरस थ्योरम। और यहां से अगर हम a की वैल्यू लिखें तो इट विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ए वाई स्क्वायर प्लस ए एक्स स्क्वायर। और अगर आपने डायरेक्शन निकालनी हो, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स
और बच्चों y कंपोनेंट ओवर x कंपोनेंट, तो ऊपर आ जाएगा ay डिवाइडेड बाय ax, तो ये आपने फाइंड कर दी डायरेक्शन। तो बच्चों लास्ट इसमें है जी न्यूमेरिकल। Suppose we are told that the acceleration of the particle moving in a circle of radius r with a uniform speed v is proportional to some power of r say rn and some power of v say vm। मतलब acceleration दो चीजों पर डिपेंड कर रहा है, एक acceleration डिपेंड कर रहा है पावर रेडियस के ऊपर, दूसरा acceleration डिपेंड कर रहा है वेलोसिटी के ऊपर। तो बच्चों a के लिए उन्होंने यूं कहा कुछ कि a is directly proportional to rn and a is proportional to with velocity with some power v raised power m। Determine the power of r and v, मतलब आपने वैल्यू फाइंड करके बतानी है। n रिक्वायर्ड आपसे है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m। तो जो वैसे आपको ये पता भी होना चाहिए, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला जो आप चैप्टर नंबर 5 में पढ़ते हैं, वो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है a = v स्क्वायर ओवर r। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का यही फॉर्मूला ही बनता है। तो लेट्स फाइंड इट कि ये कैसे होगा। तो बच्चों नेक्स्ट आप इसमें क्या करें, इस प्रोपोर्शनैलिटी को ख़त्म कर दें। प्रोपोर्शनैलिटी को ख़त्म करने के बाद आप इंट्रोड्यूस करें कांस्टेंट a = कांस्टेंट r रेज़ पावर n v रेज़ पावर m। नेक्स्ट आप यहां पर पुट करें डायमेंशन एनालिसिस। तो बच्चों एक्सेलरेशन के लिए डायमेंशन है lt-2, रेडियस उसके बाद कांस्टेंट एज इट इज। रेडियस के लिए जो डायमेंशन है दैट इज लेंथ l पावर n। वेलोसिटी के लिए डायमेंशन है lt-1 और बच्चों ऊपर पावर m एज इट इज ही रहेगी। नेक्स्ट अब हमारा कंपैरिजन है। लेंथ के लिए यहां पर है जी lt-2 नो चेंज, राइट साइड के ऊपर कांस्टेंट, राइट साइड के ऊपर लेंथ की जो टोटल पावर है दैट इज n+m, बेसिस सेम पावर्स आपस में ऐड, और t की पावर t रेज़ पावर -m। नेक्स्ट बच्चों राइट साइड पे लिखा हुआ है जी t रेज़ पावर -m, यहां पर लिखा हुआ है t रेज़ पावर -2। तो अगर हम इनको कंपेयर करें तो हम ये कह सकते हैं -m = -2 और यहां से m किसकी इक्वल होगा, m विल बी इक्वल टू 2, माइनस माइनस से कैंसिल। ये आपने कैसे लिखा फिर देख लें। लेफ्ट साइड के ऊपर t के ऊपर पावर है -2, राइट साइड पर t के ऊपर पावर है -m। दोनों तरफ बेस सेम है लेकिन पावर्स डिफरेंट हैं, तो दोनों डिफरेंट पावर्स को आप आपस में कंपेयर कर लें। m विल बी इक्वल टू 2। लेफ्ट साइड के ऊपर l रेज़ पावर 1 है, जबकि राइट साइड के ऊपर l रेज़ पावर है n+m। तो अगर बच्चों इसको यूज करें तो आप इसको यूं लिख सकते हैं n+m राइट साइड से, जबकि लेफ्ट साइड से लेंथ की जो पावर है दैट इज 1। इन दोनों को आपस में कंपेयर कर दें। अब यहां पर वैल्यूज पुट करें तो देखें m की पावर है 2, m को यहां पर रिप्लेस कर दें, m = 2 = 1। तो यहां से n को अगर हम फाइंड करें दैट विल बी इक्वल टू -1। दोनों को वापस रिप्लेस करें इस इक्वेशन नंबर 1 में by putting in equation number 1, by putting in equation number 1 तो आपके लिए जो फॉर्मूला हो जाएगा a = कांस्टेंट r रेज़ पावर -1 और वेलोसिटी रेज़ पावर 2। और r को अगर आप नेक्स्ट स्टेप पे नीचे मूव करवा दें तो ये फॉर्मूला आपके पास बनता है a = कांस्टेंट v स्क्वायर ओवर r। तो कांस्टेंट यहाँ पर हो सकता है 1 हो, तो इस वजह से हमारा जो चैप्टर 5 का फॉर्मूला है वो तब आता है a = v स्क्वायर ओवर r। बहरहाल हमने जो फाइंड करना था, हमने तो फाइंड करनी थी वैल्यूज n और m की। तो n के लिए आप आंसर लिखेंगे -1 और m के लिए लिखेंगे 2, और ये आपके लिए लिखना कुछ ज़रूरी नहीं है क्योंकि आपने फॉर्मूला नहीं बनाना, आपने सिर्फ n और m की वैल्यूज बतानी थी, r और वेलोसिटी का जो ऊपर पावर फैक्टर है। तो बच्चों ये था आपका टेस्ट नंबर 1। मज़ीद बेहतर तैयारी करें और इंशाल्लाह हम आपको इसी तरह गाइड करते रहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।